हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम ऑपरेशन जेरिको के बारे में। दिन 5 मार्च 1966 का था, जो राजधानी मिजोरम की आइजोल में सुबह 11:30 बजे 4 लड़ाकू विमानों ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया और बमबारी शुरू कर दी। ये किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। उस समय मिजोरम असम का हिस्सा था और इसे मिजो हिल्स कहा जाता था। यह बमबारी 13 मार्च 1966 तक हुई। आज इस बमबारी को 57 साल पूरे हो चुके हैं। आज हम पूरी कहानी बताएंगे कि इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय वायुसेना ने मिजोरम में बमबारी क्यों की थी। बात करते हैं उस समय के मिजोरम की। उस समय का मिजोरम अविभाजित असम जो कि 1947 से 1963 तक अविभाजित रहा था। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में अविभाजित बड़े राज्य असम को संदर्भित करता है। वर्तमान असम के अलावा इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के वर्तमान राज्य शामिल थे। यह कहानी साल 1960 से शुरू होती है। तब मिजो हिल्स असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उसी वर्ष असम सरकार ने असमिया भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया, यानी असमिया भाषा ना जानने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती थी और मिजो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी वजह से 28 फरवरी 1961 को मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ का गठन हुआ, जिसके नेता लाल डेंगा थे। शुरुआत में एमएनएफ ने धरने के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से बात की। 1964 में असमिया भाषा लागू होने के कारण असम रेजिमेंट ने अपनी दूसरी बटालियन को बर्खास्त कर दिया, जिसमें ज्यादातर मिजो लोग थे। इससे मिजो हिल्स के लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे एमएनएफ ने हिंसा का सहारा लिया। इसी बीच बटालियन से निकाले गए मिजो एमएनएफ में शामिल हो गए। इन लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लाल डेंगा थे। इसी समय क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान था और चाइना था, उन्होंने मिजो मिलिटेंट्स को इंस्टिगेट किया। सीमा लगने के कारण मिजो नेशनल आर्मी को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से हथियारों के रूप में मदद मिलने लगी। चीन भी इस साजिश में शामिल था और एमएनएफ को गुपचुप तरीके से समर्थन दे रहा था। सुरक्षा बलों ने शक्ति दिखाई तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में छिप गए। इसके बाद की महत्वपूर्ण घटना थी लाल डेंगा का अरेस्ट होना। सुरक्षा बलों ने राजद्रोह के आरोप में वर्ष 1963 में लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया। लाल डेंगा पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। उसी समय वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। इस मौके पर दबाव बनाने के लिए एमएनएफ ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ज्ञापन भेजा। इसमें लिखा था, मिजो देश भारत के साथ लंबे समय तक चलने वाले और शांतिपूर्ण संबंध रखेंगे, या दुश्मनी चुनेंगे या भारत के हाथ में है। इनडायरेक्टली वो एक तरह से आजाद होने की बात की। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के साथ एक अलग मिजो कंट्री की बात की। उसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन जेरिको। ऑपरेशन जेरिको कैसे जो है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के मिजोरम से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था लाल डेंगा के द्वारा। दिन है 11 जनवरी का 1966 को। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उस समय ताशकंद में निधन हो गया। शास्त्री जी की मृत्यु के 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ के नेता लाल डेंगा ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो को एक पत्र लिखा। इस पत्र में वे लिखते हैं, ब्रिटिश सरकार शासन के दौरान भी हम स्वतंत्रता की स्थिति में रहे हैं। यहाँ राजनीतिक जागरूकता से जन्मा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो चुका है। अब हमारे लोगों की एक ही इच्छा है कि उनका एक अलग देश हो। पत्र लिखने के तीसरे दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। इंदिरा के सामने एक अलग तरह की चुनौती आने वाली थी। 4 दिन बाद 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू किया। सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनियों पर हमला किया गया। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस दौरान क्या होता है कि एमएनएफ इंडियन आर्मी के बेसिस को कैप्चर कर लेता है और भारत से स्वतंत्रता घोषित कर लेता है। अगले दिन यानी 29 फरवरी को एनएफ ने भारत से आजादी का ऐलान कर दिया। मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बल अचानक
वे ऑपरेशन जेरिको के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें इस तरह का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह की गतिविधि उग्रवादियों के द्वारा वहां पे की जा सकती है। उग्रवादियों ने आइजोल में सरकारी खजाने और लुंगलाई जिलों में सेना के ठिकानों सहित जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान थे, इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी इनके कैंटोनमेंट थे, उन पे कब्जा कर लिया। अपनी किताब मिजोरम द डैगर ब्रिगेड में निर्मल निवेदन लिखते हैं कि एमएनएफ उग्रवादियों का मुख्य समूह असम राइफल्स की पोजीशन पर लगातार फायरिंग कर रहा था ताकि कोई बाहर ना निकल सके। दूसरी ओर एक समूह ने सरकारी खजाने पर धावा बोल दिया था और वहां से 18 लाख रुपए लूट के ले गए। चम्फाई के सीमावर्ती शहर में वन असम राइफल्स की स्थिति पर आधी रात का हमला इतना तेज था कि सैनिकों के पास अपने हथियार लोड करने के लिए समय नहीं मिला और ना ही उन्हें आइजोल को रिपोर्ट करने का समय मिला, हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने का समय मिला। आतंकियों ने सारे हथियार लूट लिए और इनमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफल्स, 60 स्टेन गन और 6 ग्रेनेड फायरिंग राइफल्स थी। एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी समेत 85 जवानों को वहां पे हॉस्टेज बना लिया गया। किसी तरह 2 सिपाही यहां से भाग निकलने में सफल रहे। इन 2 जवानों ने हमले की जानकारी हेडक्वार्टर में दी। इस बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के सभी कनेक्शन काट दिए जाए। इसके पश्चात महत्वपूर्ण घटना होती है इंदिरा गांधी का एयरफोर्स को रिटेलिएट करने का ऑर्डर देना। इसके बाद एमएनएफ असम राइफल्स के मुख्यालय से तिरंगे को उतारकर वहां पर मिजो नेशनल फ्रंट का झंडा लगा देते हैं। उधर दिल्ली में कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी भी इस घटना से हिल गई थी। उन्होंने सेना को तुरंत जवाबी कार्रवाई करने का, रिटेलिएट करने का आदेश दिया। 5 मार्च 1966 का दिन वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों को आइजोल में एमएनएफ के उग्रवादियों पर बमबारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें फ्रांस में बने 2 लड़ाकू विमान डाइस ओरेगन और 2 ब्रिटिश हंटर विमान शामिल हैं। इस ओरेगन को भारत में तूफानी के नाम से जाना जाता है। असम के तेजपुर, कुंभीग्राम और जोरहाट से उड़ान भरने के बाद इन लड़ाकू विमानों ने सबसे पहले उग्रवादियों पर मशीन गन से गोलियां चलाई। दूसरे दिन लड़ाकू विमानों ने आग लगाने वाले बमों की बारिश की। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने 13 मार्च तक आइजोल और अन्य क्षेत्रों में बमबारी की। इन विमान पायलटों में 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में भारतीय राजनीति में काफी नाम कमाया। एक का नाम था राजेश पायलट और दूसरे का नाम था सुरेश कलमाड़ी। बमबारी से घबराए स्थानीय लोगों ने पहाड़ियों में शरण ली थी, जबकि एमएनएफ के उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में छिपे हुए थे। विद्रोही को खदेड़ने के बाद सेना ने मिजोरम पर अधिकार कर लिया। उसके बाद एयरफोर्स बॉम्बार्डमेंट कॉस्ट ह्यूज डिवास्टेशंस कि एयरफोर्स की जो बॉम्बार्डमेंट थी उसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुई। उस घटना को याद करते हुए जो थंगसांगा व्यक्ति है, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट के सदस्य थे, कहते हैं कि बमबारी ने हम सबको हैरान कर दिया। हमारा छोटा सा शहर अचानक 4 फाइटर जेट से घिर गया था। अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो गई और बम गिराए गए। जलती हुई इमारतें ढह गई और हर तरफ धूल और अफरा तफरी मच गई। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि आइजोल शहर में आग लगी थी, लेकिन शुक्र है कि इस घटना में केवल 13 नागरिक मारे गए। सरकार और सेना भी इस बात से इनकार किया कि आइजोल पर बमबारी की गई थी। ये उस समय की स्ट्रेटेजी थी कि सरकार ने डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया कि वो वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस या एयरफोर्स के ऑपरेशन वहां पे चला रहे हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी के ऊपर भी वहां पे क्वेश्चन उठे कि उन्होंने एक स्टेट, भारत के एक हिस्से के ऊपर बॉम्ब क्यों गिराए। उस समय 9 मार्च 1966 को कोलकाता के एक अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हवाले से कहा गया था कि सेनानियों को बम गिराने के लिए नहीं बल्कि एयर ड्रॉप और आपूर्ति यानी कि कुछ सप्लाई के लिए भेजा गया था। लेकिन सवाल यह था कि क्या राशन गिराने के लिए कोई फाइटर जेट भेजता है। वायुसेना द्वारा बम गिराए जाने को लेकर भी इंदिरा गांधी पर सवाल उठे थे। पत्रकार द प्रिंट के उस समय जो संपादक थे शेखर गुप्ता, उन्होंने अपने लेख में लिखा कि इंदिरा गांधी का अपने ही देशवासियों के खिलाफ हवाई ताकत का इस्तेमाल सही था। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट देता हूं, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की जगह खुद को रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह सही है या गलत है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्हें सत्ता में आए केवल 6 सप्ताह हुए थे। पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध बिना किसी निश्चित परिणाम के उस समय समाप्त हो गया था। उसको भी अभी हाल ही में कुछ ही महीने हुए थे और उसी समय द्रविड़ में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी। अलग से द्रविड़ नाडु के लिए द्रविड़ आंदोलन वहां पे जोर पकड़ रहा था और जो सेपरेटिस्ट जो वहां पे पावर्स थी, ताकतें थी, वो चीन और पाकिस्तान में खुले समर्थन से नागालैंड में अपना सिर उठा लिया था।
ऐसे समय में लालडेंगा ने भी विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। तो उसके बाद 2 दशकों तक मिजोरम में अनरेस्ट रहा, वहां पे अशांति रही। इसी बीच केंद्र सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए एक और कदम उठाया। वहां पे विख्यात जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में एक नई योजना बनाई गई। 1967 में बमबारी के 1 साल बाद सरकार द्वारा एक योजना वहां पे लागू की, जिसके तहत गांवों का पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसके तहत पहाड़ों में रहने वाले हजारों मिजो लोगों को उनके गांवों से हटाकर मुख्य सड़क के दोनों ओर बसा दिया गया, ताकि भारतीय प्रशासन की उन पर नजर रहे, ताकि वो कोई भी देशद्रोही गतिविधि ना कर पाए। मिजोरम के कुल 764 गांवों में से 516 गांवों के निवासियों को बेदखल कर दिया गया। केवल 138 गांवों को परिवर्तित नहीं किया गया। बमबारी ने भले ही उस समय मिजो विद्रोह को कुचल दिया हो, लेकिन अगले 2 दशकों तक मिजोरम उथल पुथल में रहा। बात करते हैं मिजोरम के नई स्टेट बनने की। राजीव गांधी की गवर्नमेंट के समय में मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के 11 दिन बाद 11 जुलाई 1986 को आइजोल में राजीव गांधी और सोनिया गांधी मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करके 11 दिन बाद वहां पे गए। 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और एमएनएफ के बीच ऐतिहासिक मिजो पीस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए गए। इसे राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 1987 में मिजोरम अलग राज्य बना और उसी साल मिजोरम में पहली बार इलेक्शंस हुए और लालडेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने। लालडेंगा ने वर्ष 1987 में मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये पूरी स्टोरी है आपकी ऑपरेशन जेरिको की और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस की। बात करें अगर इंदिरा गांधी की भूमिका की, तो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें इस तरह की चीजों का तजर्बा भी नहीं था, वो भी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उन्होंने अच्छे से इस विद्रोह को दबाया और मिजोरम को भारत का एक अखंड भाग बना के रखा। तो इसमें इंदिरा गांधी की और इंडियन आर्मी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।